एक्सप्लेनेशन। प्लेन मिरर वाला कहानी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग को स्फेरिकल मिरर का कहानी स्टार्ट करना है। स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है पहले? तो स्फेरिकल मिरर तैयार होता है, एक हॉलो स्फीयर होता है, ग्लास का बना हुआ हॉलो स्फीयर है फुटबॉल जैसा, और उस फुटबॉल में से ऐसे यहाँ से कट कर देंगे, ऐसे इधर से, तो इधर से कट करेंगे तो यहाँ तो खाली है ना, कुछ भरा हुआ है नहीं मटेरियल, तो सिर्फ आउटलाइन मिलेगा, बाउंड्री, और वो एक कर्व नहीं मिलेगा, वो पूरा ऐसे फुटबॉल को ऐसे कट करेंगे तो एक बॉल जैसा मिलेगा, ऐसा डिस्क जैसा, ऐसा डिस्क जैसा मिलेगा, थोड़ा ऐसे कर्व जैसा, राइट। बनाने के लिए हम लोग बना देते हैं ऐसे सिर्फ लाइन, लेकिन सच में ये कर्व ऐसे होता है, डिस्क के जैसा होगा। अभी उसको या तो अंदर के साइड से पेंट कर सकते हैं इधर से, मतलब ओपेक बनाना है मुझे, या बाहर के साइड से पेंट कर सकते हैं। तो जब बाहर के साइड से पेंट करेंगे, बाहर के साइड से, तो उसका नाम होगा कॉनकेव मिरर। कैसे नेमिंग किया जा रहा है इसका? नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए, इधर कोई पेंट कर दिया इसको, तो आप जिधर से फेस देखते हैं हम लोग, जिधर से मिरर के सामने देखेंगे और उसका सेंटर उसी साइड में होगा तो कॉनकेव। कौन कौन सेम साइड में होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पेंटेड सरफेस नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइड में हुआ तो कॉनकेव, ये रूल है। तो जैसे बाहर से मैं पेंट कर दिया इसको बाहर से, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बचा? इसका अंदर की तरफ वाला सरफेस बचा, ये सरफेस, और सेंटर भी देखिए इधर ही है, जिधर मैं अपना चेहरा देखने के लिए इसमें खड़ा होऊंगा, सेंटर उसी साइड में है तो कॉनकेव होगा। ये दिखने में कॉनकेव जैसा लग रहा है, लेकिन ये है कॉनकेव नहीं, ये कॉन्वेक्स है। हालांकि दिखने में दोनों कॉनकेव जैसा लग रहा है, ये भी गड्ढा है, ये भी गड्ढा है, लेकिन फिर भी ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसमें चेहरा देखने के लिए हमको कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? इधर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड में तो पेंट किया हुआ है, उस साइड में दिखेंगे नहीं। तो ये आदमी खड़ा है इधर चेहरा देखने के लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, जबकि उसका सेंटर किधर है? उधर है, अपोजिट साइड में है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिधर चेहरा देखते हैं अपोजिट साइड में होता है, तो उसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर, अपोजिट साइड में। और इसमें चेहरा देखना है किसी को तो यहाँ पे खड़ा रहेगा ये, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और सेंटर जिधर ये खड़ा है उसी साइड में सेंटर है, तो दोनों सेम साइड में होता है, तो नाम होता है कॉनकेव मिरर। तो अभी एग्ज़ाम में ये नहीं ढूंढना है कि कॉन्वेक्स मतलब ऐसा वाला होना चाहिए, वो ऐसा ऊपर फिगर नीचे फिगर कैसा भी बना दे, वो डिपेंड करेगा कि उसको पेंट किस साइड में बनाया हुआ है, किया हुआ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेम साइड में हुआ तो कॉनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अपोजिट साइड में हुआ तो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये तो समझ में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट ये था। कॉन्सेप्ट नंबर 2, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कब बोलेंगे कॉनकेव और कब बोलेंगे किसी मिरर को कॉन्वेक्स, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ मेन बात पे। पहले कुछ रूल्स याद कर लेंगे। रूल्स क्या है? इमेज फॉर्मेशन का जो रे पैरेलल जाएगा ना वो फोकस से होके गुजरेगा। जो रे पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? तो मिरर का जियोमेट्रिक सेंटर, ऐसा मिरर है तो इसका जियोमेट्रिक सेंटर मतलब बीच वाला पॉइंट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगा, 2 पॉइंट से एक ही लाइन जाता है, जो लाइन जाएगा उसी लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? जिस ओरिजिनल स्फीयर से कट करके ये बनाया गया है उसी के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और उसी के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और यहाँ पे पोल है क्योंकि इसका जियोमेट्रिक सेंटर यहाँ है, और पोल से सेंटर के बीच के दूरी को ही रेडियस बोलते हैं, तो यहाँ से पोल से सेंटर को मैं रेडियस बोल सकता हूँ। ओके। पैरेलल रे जो भी जाता है वो एक पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। जो भी पैरेलल रे आएगा वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास करके जाएगा। पहला ये रूल हो गया। दूसरा रूल है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा लाइट, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गया, जैसे इसी फिगर में अगर लाइट कैसे आ जाता, सेंटर से उधर से लाइट कोई भेज देता, ऐसा लाइट कोई भेजता तो वो रिट्रेस कर जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट इंसिडेंट होता है उसको मिरर
उधर ही वापस भेज देता है, जिधर से आता है उधर ही वापस भेज देगा। क्लियर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आया वो रिट्रेस कर जाएगा। जो पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, वो कहाँ से गुजर कर जाएगा? फोकस से गुजर कर जाएगा। तो रूल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला फोकस से क्रॉस करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाला उधर ही रिट्रेस कर जाएगा पाथ को, और अगर कोई फोकस से ही आ गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। और अगर कोई लाइट इंसिडेंट ही फोकस की तरफ हो गया गलती से, मतलब ये सेंटर है तो यहाँ पे फोकस बीच में ले लेते हैं फोकस, तो अगर कोई लाइट फोकस के तरफ आ गया ऐसे, सेंटर की तरफ से क्रॉस करके आता तो रिट्रेस, फोकस से क्रॉस करके आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल, पैरेलल आता तो फोकस से, तो फोकस से आया तो पैरेलल। जस्ट ये एक दूसरे का उल्टा हो गया। ये पैरेलल रे आता तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाता, फोकस से आ रहा है इंसिडेंट रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जा रहा है, और जो सेंटर के अलोंग आ रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस कर जा रहा है। यही 3 नियम है। कोई भी रे डायग्राम पूरा रे ऑप्टिक्स में बनाया जाएगा तो इसी 3 रूल को फॉलो करते हुए ही डायग्राम कंप्लीट किया जाएगा। रे डायग्राम बनाने के लिए दो ही रे सफिशिएंट है, क्योंकि वो दोनों रे इंटरसेक्ट जहाँ पे करेगा वहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तो हम लोग 3 रे बनाना सीख लिए, 2 रे ऐसे सफिशिएंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग ऐसे याद कर चुके हैं पहले से कि फोकल लेंथ r/2, ये वाला फॉर्मूला याद कर लिए हैं कि फोकल लेंथ होता है r/2, लेकिन ये तभी होता है जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास में आता है, जिसको पैरेक्सियल रे बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, और आने वाला रे एकदम पास है, मतलब थीटा जब स्मॉल होता है तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है, F = r/2। ये लोअर क्लासेज में यहीं तक होता है, 10th तक। ऐसे NCERT में भी यही है, लेकिन कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए वो पूछ देता है कि अगर ये पैरेक्सियल रे नहीं है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज ये रे नहीं है, वो मिरर के एंड से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, दूर से, एकदम ये पोल के पास नहीं आया है रे। पोल के पास आएगा तो ये छोटा एंगल बनेगा, क्योंकि नॉर्मल लाइन क्या होता है, ग्रीन कलर का लाइन बनाया हुआ है, तो मिरर में कहीं भी आपको नॉर्मल लाइन चाहिए। नॉर्मल क्यों चाहिए? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए छोटा बन रहा है, अगर ये रे बहुत दूर होता, यहाँ होता, तो कितना बड़ा एंगल बन रहा है ये। तो अब इसके लिए ये सब मिरर फार्मूला और ये वैलिड नहीं होगा। मिरर फार्मूला ये सब किसके लिए बनाया गया है? पैरेक्सियल रे के लिए, जो छोटा एंगल है, क्योंकि उसके डेरिवेशन में ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया गया है कि थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। So all formulas, this formula and all mirror formula, magnification, all formulas are valid for paraxial ray. That means that ray which is coming close to principal axis. But if in some numerical, if you get that rays are not coming close to principal axis, they are incident rays are coming on mirror at some far away point or end of mirror. So these rays are named as marginal ray. तो अगर मार्जिनल रे आ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा एंगल बनाएगा, तो उस समय F = r/2 नहीं लिखकर आपको ये फॉर्मूला लिखना है, r - r/2 cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी फॉर्मूला में मैं थीटा को स्मॉल लिख दूँ तो स्मॉल एंगल के लिए cos थीटा का वैल्यू 1 होता है। स्मॉल मतलब पूरा 0 भी ले लें तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये r और 2 × 1 2, तो r/2 हो गया। तो r - r/2 क्या बन जाएगा? r/2 बन जाएगा, जो कि हम लोग को याद है पहले से कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2। क्लियर? तो ये r/2 कब तक यूज होगा? जब न्यूमेरिकल में पैरेक्सियल रे है। मार्जिनल रे जैसे ही लिखा या बोला कि रे जो आ रहा है वो एंड में मिरर के टकरा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पास में रे नहीं आया है, तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ पूछेगा तो मैं ये नहीं लिखकर ये फॉर्मूला यूज करूँगा, r - r/2 cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग। ये तो हो गया फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। ये मिरर फार्मूला है। ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, तो इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे यहाँ हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एक रे तो इसी को मैं ले रहा हूँ सीधा, इधर से रे गया, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे आया, यहाँ बल्ब एक रखा हुआ था, बल्ब जहाँ ओ है वहाँ एक बल्ब रखा हुआ है, तो इससे लाइट, जो लाइट इधर जाएगा वो क्या वो सेंटर से जा रहा है गुजर कर, तो जो सेंटर से जाता है उसको मिरर वापस भेज देता है, तो वो रिट्रेस कर गया ऐसे। तो और जो इधर गया उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन माना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भेजा इधर, तो एक रे रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा था और दूसरा इधर आ रहा, तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ इमेज बनता है, तो यहाँ पे इमेज बन गया। अभी ये सेंटर हुआ, सेंटर से जो लाइन पास होता है वही नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल के इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के दूसरे साइड में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि r है। इसमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u इंडिकेट करते हैं, जहाँ इमेज फॉर्म हुआ है उसको v, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आगे के लिए हम लोग का फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा आगे का रे ऑप्टिक्स पैरेक्सियल रे के लिए बना हुआ है। तो मिरर फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे v है, ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, तो सेंटर पोल पे लेना है, पोल इज कंसिडर्ड एज सेंटर, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल से लेकर और इमेज के बीच का जितना लेंथ या डिस्टेंस होगा उसको v लिखा जाएगा। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा उसको r लिखा जाएगा। तो f क्या लिखा जाएगा, f को लिखा जाएगा उस r का आधा, फोकल लेंथ होता है r/2, और ऑब्जेक्ट पोल से जितनी दूरी पे होगा उस डिस्टेंस को मैं लिखूँगा u। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया, v, u एंड f। अभी साइन कन्वेंशन एक होता है, साइन कन्वेंशन मतलब इसको लिखते समय साइन ध्यान में रखना होता है कि किसको प्लस लिखेंगे और किसको माइनस। तो इंसिडेंट रे किधर से किधर जा रहा है, लेफ़्ट से राइट, या ये भी इंसिडेंट देखिए किधर से किधर जा रहा है, लेफ़्ट से राइट। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब इंसिडेंट रे जिधर जाएगा, इंसिडेंट रे जिधर जाएगा उस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और इसके अपोजिट को नेगेटिव लेना है, सिंपल सा बात है। तो इंसिडेंट रे लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तो जो भी डिस्टेंस मेजर करते समय हम लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ जाएंगे उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ आया तो नेगेटिव। अभी देखते हैं, मुझे पता करना है कि इसका u पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे, पोल से। तो पोल से और u जहाँ ऑब्जेक्ट था वहाँ चलना शुरू किए। तो देखिए मैं राइट से लेफ़्ट चल रहा हूँ ना, चालू हमेशा ओरिजिन से करना है, पोल से। इंसिडेंट रे गया है लेफ़्ट टू राइट और मुझे जाना पड़ रहा है राइट से लेफ़्ट ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए, तो u यहाँ निगेटिव होगा। u क्या हो जाएगा यहाँ, निगेटिव। r की बात करते हैं, यानी फोकल लेंथ की बात। तो फोकल लेंथ इसके आधे पे होता है, बीच में। तो फोकस पे जाने के लिए भी मुझे ऐसे चलना पड़ेगा उल्टा, इंसिडेंट आया है ऐसे और मुझे उसके अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, तो ये भी निगेटिव। v इसमें, v भी यहाँ है तो मुझे चालू यहाँ से करना है, ये भी इंसिडेंट उधर गया था मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो ये भी निगेटिव। इसमें तीनों ही निगेटिव है। अगर किसी केस में इमेज इधर बन जाता, इधर इमेज वर्चुअल इमेज बन जाता इधर, तो उस केस में मुझे यहाँ से इमेज के पास जाने के लिए उधर ही चलना पड़ता, राइट साइड में चलना पड़ता, यानी इंसिडेंट के अलॉन्ग चलना पड़ता, तो उसको मैं पॉजिटिव लेता। ये था साइन कन्वेंशन। मिरर फार्मूला एकदम याद होना ही चाहिए, मिरर फार्मूला। और साइन कन्वेंशन तो ध्यान रखना ही है हर एक न्यूमेरिकल में। ऐसे मैक्सिमम न्यूमेरिकल में हमेशा ऑब्जेक्ट इधर ही रहता है, तो नॉर्मल न्यूमेरिकल आएगा तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव लेने से मतलब 80% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ये उधर भी रख सकता है ऑब्जेक्ट को, जैसे एक मिरर है, इस मिरर को ही ऐसे ये बना देता है और ऑब्जेक्ट उधर रख देता है,
लेकिन ऐसा 1-2 क्वेश्चन ही पॉसिबल है आना, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा। तो इसीलिए मैं साइन कन्वेंशन ऐसा लिखूँगा कि कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ऐसे साइन लेना है पॉजिटिव। ये नहीं याद कर लेना है कि राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव। इंसिडेंट रे जिधर चलेगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। माइनस, इसमें बताना है कि u, v और f में कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस। तो ऑब्जेक्ट ये है, इससे इंसिडेंट रे किधर से किधर को जा रहा है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट जो भी डिस्टेंस होगा उसको मैं प्लस लिखूंगा और राइट से लेफ्ट को माइनस। तो ये इधर से इधर जा रहा था, ठीक है। तो u क्या लिखेंगे, तो पोल यहाँ है, तो जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ चलेंगे। यहाँ से इंसिडेंट जा रहा है उधर और हम जा रहे हैं उल्टा। हमको चलना हमेशा यहाँ से शुरू करना है, स्टार्टिंग यहाँ से करना है। तो उल्टा चल रहे हैं, इसलिए u क्या होगा, निगेटिव। यानी u 10 दिया है तो हम -10 लिखेंगे फॉर्मूला में, मिरर फॉर्मूला में, मैग्नीफिकेशन में, सब में माइनस लिखेंगे। फोकस क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ। तो यहाँ से चालू किए, इंसिडेंट जा रहा था उधर और हम भी फोकस जाने के लिए उधर ही जा रहे हैं, मतलब राइटवर्ड ही जा रहे हैं, फोकस पे जाने के लिए राइटवर्ड ही जा रहे हैं। तो इस फोकस को क्या लिखा जाएगा, प्लस। इमेज इसका यहाँ पे बना है, तो यहाँ से चालू करेंगे तो इमेज जहाँ बना है वहाँ गए, तो राइटवर्ड फिर से गए। तो v को भी क्या लिखेंगे इसका, प्लस। v को भी क्या लिख दिया जाएगा, प्लस। तो ये माइनस और ये दोनों प्लस में होगा। अभी ये रे डायग्राम कैसे बनाया गया था, तो एक पैरेलल रे आया था ब्लैक, और पैरेलल रे जब आता है तो नॉर्मल देखना पड़ेगा हमको, तब पता चलेगा ना कि नॉर्मल से जितने एंगल पे आया है उतने एंगल पे जाएगा। तो नॉर्मल सेंटर से पास करता है, तो सेंटर से इस पॉइंट को मैं जब ज्वाइन किया तो ये ग्रीन लाइन आया। तो इंसिडेंट ये हुआ, तो रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे बनता है, तो नॉर्मल से उधर एंगल उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जो सेंटर की तरफ लाइट आएगा उसको ये भगा देता है मिरर, रीट्रेस करवा देता है। तो जैसे ही यहाँ टकराया ये बोलेगा उधर भाग, उधर भगा देगा उसको। तो अभी ये दोनों इंटरसेक्ट करने वाला है नहीं, एक रेड वाला है रिफ्लेक्टेड रे और एक ब्लैक वाला है, ये दोनों फैलता ही जा रहा है, तो ये मिल नहीं रहा है। तो इसको पीछे मिलाए, ला के बैकवर्ड ट्रेसिंग किए तो यहाँ मिला इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो गया, इसीलिए इसके नीचे मैं लिख दिया आई। इस फिगर में ये मैन यहाँ पे खड़ा था, तो इंसिडेंट रे ब्लू कलर का, इंसिडेंट रे ये रहा ब्लू कलर का। तो जो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आता है ऐसे, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के पास चला जाता है, तो फोकस से गुजराइए। फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाता है, सेंटर से मैच करके जो जाता है उधर, उसको मिरर भगा देता है वापस भगा दिया इधर जा। तो अभी एक रेड वाला रिफ्लेक्टेड रे है और एक ब्लू वाला रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, और ये दोनों फैलता ही जा रहा है, मिलने के मूड में है नहीं ये सब। तो इसको मैं बैकवर्ड ट्रेसिंग कराया पीछे के डायरेक्शन में, तो यहाँ मिलाइए। तो यहाँ पे मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनता है, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन गया। इमेज जहाँ बनता है उसको v लिखा जाता है। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। आइए देखते हैं कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, रे किधर से किधर को जा रहा है, लेफ्ट से राइट। मैन यहाँ था ना, तो यहाँ से रे उधर गया था, लेकिन मैन के पास, ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है। ये रे उधर गया है और मुझे चलना इधर पड़ रहा है, तो u इज़ टेकन एज निगेटिव। इसका इमेज किधर बना है, यहाँ से चालू के उधर जाना पड़ रहा है, जबकि रे भी उधर ही जा रहा है। देखिए ऐसे इंसिडेंट रे था ये, मुझे भी उधर ही चलना पड़ रहा है उसी सेंस में। तो v पॉजिटिव, v 20 होगा तो +20 लिखा जाएगा फॉर्मूला में। और f फोकल लेंथ इधर है, इंसिडेंट रे राइट जा रहा है, फोकस के पास मुझे जाने के लिए लेफ़्ट चलना पड़ रहा है, तो फोकल लेंथ निगेटिव। फोकल लेंथ 10 होता तो -10 लिखेंगे फॉर्मूला के लिए। इस तरह से साइन कन्वेंशन आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ 3 टाइप का दिया हुआ है। अगर मिरर एक है और मिरर के सामने कोई ऐसे खड़ा है पर्सन, तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका जितना भी हाइट है उसको बोला जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
जैसे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और उसका इमेज का जितना हाइट होता है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो ये दोनों के हाइट का जब डिवीज़न करते हैं ना, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस क्वांटिटी को डिफाइन किया गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा हुआ पर्सन का हाइट ऐसे लेना, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर हाइट, और इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट, ये दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर हैं, मतलब खड़े हैं ये दोनों, ये भी खड़ा है ये भी खड़ा है। तो हाइट का रेशो को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स वाला मैग्निफिकेशन। और इसका फॉर्मूला आता है -v/u। मतलब अगर आपको हाइट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप इमेज के पोजीशन और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रख के भी पता कर सकते हैं कि कितना आने वाला है इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो। जैसे यहाँ इमेज का हाइट ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का हाइट कम है, तो इस केस में ये 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, क्योंकि इमेज ज़्यादा लंबा है और ये थोड़ा छोटा है। तो हाइट का रेशियो पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी आएगा और प्लस 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम। अगर हाइट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में और VU पता है आपको कि इमेज का पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे इमेज बना है, उसका डिस्टेंस पता है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, तो उन दोनों को डिवाइड करने से भी मैग्निफिकेशन मिल जाएगा ट्रांसवर्स। माइनस लगाना है लेकिन, -v/u। और V और U को खाली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख देना है कि 10 और 5, साइन के साथ लिखना है कि V है तो वो +V है, मतलब पॉजिटिव अगर 10 है V का वैल्यू तो प्लस माइनस साइन भी ध्यान में रखते हुए लिखना है। वैसे ही U को भी खाली मान लीजिए 5 है तो 5 नहीं लिख देना है, निगेटिव है तो -5 को लिखना पड़ेगा, और पॉजिटिव है तो +5। इसमें भी साइन के साथ रखना है, फोकल लेंथ U V सबको साइन के साथ। जैसे यहाँ पहले से ही माइनस है और U का वैल्यू अगर इधर होता -10 तो ये माइनस तो होता ही, इसमें भी -10 लिखना पड़ता, तो -10 आता। तो फॉर्मूला वाला माइनस तो है ही, आपको इसको भी साइन के साथ रखना है, ये सब को भी साइन के साथ रखना है। तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गया। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई लेटा हुआ है, सोया हुआ है कोई पर्सन, तो इसका पूछेगा कि इस पर्सन का लेंथ इतना है तो इसका इमेज कितना लेंथ का बनेगा। तो उसके रेशियो को, मतलब हाइट नहीं, इस बार लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या आएगा? तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया था इस फार्मूला से, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा देंगे यहाँ पे, तो ये होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालना ही पड़ेगा, तब उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस लेंगे तो आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। तीसरा होता है एरियल या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। इसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के 90 डिग्री पे कोई एरिया रखा हुआ है, कोई मोटा ऐसे इंसान है जिसका हाइट भी है और चौड़ाई भी है, कुछ ऐसे मोटा है कोई, तो उसका एरिया निकालना है कि ऑब्जेक्ट का एरिया इतना मीटर स्क्वायर, तो इमेज कितना एरिया में फैला हुआ रहेगा। तो उसके रेशो को, इमेज का एरिया बाई ऑब्जेक्ट के एरिया के रेशो को ही बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन या एरियल मैग्निफिकेशन, एरिया का रेशो। तो वो भी इसी के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ट्रांसवर्स निकाल लेंगे और जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सुपरफिशियल या एरियल मैग्निफिकेशन भी मिल जाएगा। तो ये था टोटल स्फेरिकल मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। इतने फार्मूला से जो भी न्यूमेरिकल है वो सब सॉल्व हो जाएगा।